गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट के आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अब कौन कौन से उपयोगकर्ता होते हैं, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूटिलाइज करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपनी से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक मैनेजमेंट में, वो ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे इंटरनल यूज़र्स कहलाएंगे। इंटरनल यूज़र्स में सबसे पहले ओनर या प्रोप्राइटर, मतलब व्यापार का स्वामी जो बिजनेस करता है, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल यूज़र कहलाएगा। सबसे पहले वही उसके बिजनेस को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। देन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको वही सबसे पहले क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। देन फिर उसका कोई पार्टनर हो अगर, तो वो पार्टनर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेगा, तो वो भी एक इंटरनल यूज़र कहलाएगा। फिर इसके बाद अगर उसके पास कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर या फिर वहाँ का संचालक जो भी उसका संचालन का काम कर रहा है, तो वो भी इसमें क्या कहलाएगा? इंटरनल यूज़र कहलाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये सभी लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, इसलिए इनको इंटरनल यूज़र्स के नाम से जाना जाता है अकाउंट्स में। फिर होते हैं हमारे मैनेजर्स या प्रबंधक। ये मैनेजर्स भी क्या करेंगे? इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, जिससे वो आगे क्या कर सके? अलग अलग प्रकार की प्लानिंग कर सके, जिसमें उनको हेल्प मिले। इसके बाद में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे? इन सारी इन्फॉर्मेशंस को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इन फ्यूचर क्या मिलेगा? नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, है ना, सैलरी में प्रमोशन मिलेगा, या नई नई प्रकार की उनको नॉन फाइनेंशियल क्या मिलेगी? फैसिलिटीज़ मिलेगी। लाइक जैसे लंच फैसिलिटी है या फ्री व्हीकल फैसिलिटी है, इस तरीके की फैसिलिटीज़। फिर बात करेंगे हम एक्सटर्नल यूज़र्स की। अब एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं या बाह्य उपयोगकर्ता, जो हमारे अकाउंट्स को बाहरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या कहलाएंगे? इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंपनी में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको दिख रहा है कि हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, तो निश्चित सी बात है वो क्या करेंगे? आगे हमारी कंपनी में और ज़्यादा लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे इंटरनल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। तो ये हमारे इंटरनल नहीं बेटा, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। देन सेकंड है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, संभावित निवेशक, मतलब आगे इन फ्यूचर वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, तो हमारे क्या कहलाएंगे? वो भी एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। क्योंकि अगर वो हमारी कंपनी के पोजीशन देखेंगे पहले कि भाई इनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, इनकी कंपनी की अच्छी पोजीशन है, तो निश्चित सी बात है हमको इस कंपनी में क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिलेंगी। देन फिर उसके बाद में है क्रेडिटर्स, जो हमारे लेनदार हैं। अगर उन्हें पता रहेगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कि भाई हमारे पास इतनी इतनी सारी असेट्स हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कंपनी की, तो निश्चित सी बात है वो घबराएंगे नहीं और हमारी कंपनी में और क्या करेंगे? इन्वेस्ट भी करेंगे, और साथ में उनके पैसों के लिए वो क्या करेंगे? परेशान नहीं करेंगे हमें, या हमें बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट पेमेंट के लिए हमें परेशान भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा सप्लायर्स, यानी पूर्तिकर्ता, जो हमको क्या कर रहा है? माल सप्लाई कर रहा है, गुड्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। वो भी क्या करेगा? अच्छी पोजीशन देख करके हमको फैसिलिटी देगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, है ना। क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देगा हमको कि भाई ये लोग अच्छे लोग हैं, इनकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, या इनकी मार्केट में पोजीशन अच्छी है, जो कि ये पैसा रिटर्न कर देंगे। फिर है कस्टमर्स। कस्टमर्स यानी हमारे ग्राहक, है ना। कस्टमर्स भी देखेंगे भाई इनकी यहाँ की कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो हमारी कंपनी में क्या करेंगे? वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे,
है ना, और हमारी कंपनी में उनका बिलीव क्या रहेगा, बना रहेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। फिर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या है, हमारी एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। गवर्नमेंट को अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पता रहेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स असेसमेंट पे आसानी रहेगी, हमें टैक्स पेमेंट में आसानी रहेगी कि हमको कितना टैक्स पे करना है ना, कि हमारे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारा टर्नओवर कितना है हमारी कंपनी का, तो ये सारा इजीली उन्हें पता चल जाएगा। फिर है डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होंगे, जो हमारे विभाग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे बिज़नेस से जुड़े होते हैं, है ना, जैसे हमारे परचेसर्स वगैरह, इसके अलावा भी दूसरे बहुत से लोग होते हैं। तो वो सारे लोग भी क्या हैं, हमारे मैनेजमेंट से, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो वो क्या करेंगे, हम पर विश्वास रखेंगे और हमारी कंपनी के साथ में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। फिर है सोसाइटी। आपको सभी को पता है सोसाइटी क्या है, हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब हमारी सोसाइटी में क्या है, कैसा होना चाहिए हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में हमको लोगों के वेलफेयर की भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी की वजह से क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या है, लोगों की क्या हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, या उनको कोई डिसीज़ हो रही है। इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी कंपनी के थ्रू कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम उसको क्या करें, पॉल्यूशन कंट्रोल करें। कम्युनिटी सर्विसेज हैं, है ना, हमारी सोसाइटी के लिए अगर हम कोई हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, या फूड फैसिलिटी है, चिल्ड्रंस के लिए कोई पार्क है, या रोड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं कि सोसाइटी के लिए हम ये काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐड, शांति आंवला का ऑयल का ऐड आता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, वो विद्या बालन बोलती है क्या, कि 2% बच्चों की शिक्षा के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब उनकी कंपनी इसका, उनका जो भी बेनिफिट होता है उसका 2% बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। इससे उसको सोसाइटी को क्या होगा, इन फ्यूचर और भी कोई अगर उनको काम है या इन फ्यूचर उनको कोई प्लानिंग करनी है तो उसकी भी आसानी से वो कर सकते हैं। फिर है रिसर्चर्स। अनुसंधानकर्ता भी क्या होंगे, बाहरी होंगे। अनुसंधानकर्ता क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों पर अनुसंधान करेंगे या रिसर्च करेंगे, तो हमें नए नए क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे पहले हम कपड़ों को हाथ से धोते थे, फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन आने लगी, फिर ऑटोमेटिक आने लगी, फ्रंट लोडेड, टॉप लोडेड, और भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्चर्स हमेशा रिसर्च करते रहते हैं ताकि हमको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिले। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व। अब इसमें गुणवत्ता कैसे होगी, सबसे पहला है तो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, कंप्लीट और ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर सही इन्फॉर्मेशन होगी और एक्यूरेसी होगी हमारे अकाउंट्स की, तो क्या होगा, हमारे एविडेंस क्या होंगे, एज अ प्रूफ काम करेंगे, ठीक है। और हमारे बुक्स में एरर फ्री बुक्स होंगी, तो निश्चित सी बात है आगे क्या होगा, हमारे रिकॉर्ड्स रिलायबल भी होंगे और हमको नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आसानी होगी, है ना। जैसे इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें वाउचर्स सारे ट्रांजेक्शन्स के रखें, है ना। ऑडिट बुक्स प्रॉपर रखें, हमारी ऑडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एरर्स जो होती हैं, गलतियों को हमको अकाउंट्स में अवॉइड करना चाहिए। हमारी बुक्स की रेगुलर चेकिंग करते रहना चाहिए, वेरिफिकेशन अकाउंट्स बनाते रहना चाहिए। तो ये सारा आता है रिलायबिलिटी में। सेकंड है रिलीवेंस, यानी संबद्धता। अब इसमें रिलीवेंस है, जितनी भी हमारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, रिलीवेंस के आधार पर काम करेगी। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे पास में राइट टाइम पर रहेगी तो हम राइट डिसीजंस ले सकते हैं, और अगर हम राइट डिसीजन लेंगे तो निश्चित सी बात है हमको बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको रिलेवेंस रहेंगी, उसमें हम संबद्धता रख के आगे की प्लानिंग कर सकेंगे। इससे हमको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा और हमको सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी की, मतलब बोधगम्यता। अब हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है किसकी है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी सो स्टेटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। अब हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स के लिए कैसी है? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। इसकी लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। बहुत शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए और एकदम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेवल पर भी नहीं होना चाहिए कि जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो। सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए जिससे लोग इजीली उसको समझ सकें, चाहे वो मैनेजर्स हों, शेयर होल्डर्स हों, लेबरर्स हों, है ना, मज़दूर हों, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हों, क्रेडिटर्स हों, इकोनॉमिस्ट हों या रिसर्चर्स हों या गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट्स हों। फिर बात करेंगे हम कंपैरेटिबिलिटी की। कंपैरेटिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हम क्या करते हैं? लेते हैं। अब हमारी बहुत सारे जो हमारे डिसीजन लेते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं? हम कंपैरेटिव क्या कर लेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि हमने लास्ट ईयर्स में इतना प्रॉफिट लिया है, अब आगे आने वाले फ्यूचर में हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके आधार पर प्लानिंग करना। या अभी फ़िलहाल में हमारे पास प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके रीज़न्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है शुड नॉट बी चेंज। हर साल अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कैसा करना होगा? सेम रखना होगा, जिससे क्या है हमको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमको बेनिफिट मिले। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड है या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है ना, कि हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस आधार पर कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए या हर समय इनको चेंज हमको नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नीड और यूटिलिटी और एडवांटेजेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ये सभी चीज़ें एक ही, ठीक है। नीड कही जाए, है ना, उपयोगिता कही जाए या आवश्यकता कही जाए, उसके लाभ कहा जाए या उसके महत्व, ये सभी एक है। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ, एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, मतलब व्यापारियों को कौन कौन से लाभ हैं? एड्स मेमोरी, ये स्मरण शक्ति में सहायक है। अब बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है? उसको उसकी मेमोरी में क्या कर रहा है? ये हेल्प दे रहा है। आपको सभी को पता है कि एक बिजनेसमैन पूरे साल में या हर दिन में, अगर हम पूरा साल की भी बात न करें, सिर्फ एक दिन की बात करें, तो एक दिन में वो हज़ारों ट्रांजैक्शन करता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख लेगा? ये इम्पॉसिबल है ना। तो एक दिन याद रख लेगा, 2 दिन याद रख लेगा, पर आगे तो वो भूल जाएगा। इसलिए नेसेसरी होता है कि हम रिकॉर्ड्स को क्या करें? हम लिख लें या प्रॉपर बुक्स मेंटेन करके उसमें हम रिकॉर्ड को क्या करें? लिखते जाएं, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। इससे क्या होगा? बिजनेसमैन को जब भी कभी लगता है तो वो अपनी क्या कर लेगा? हेल्प के लिए उन बुक्स को देख सकता है। फिर कंट्रोल ऑन बिजनेस, इससे हमारा बिजनेस पे पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। कैसे? हम बुक्स को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, प्रॉपर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम क्या कर पाएंगे? उसमें प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कंट्रोल किस किस पर? अवॉइड सिचुएशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। मिस अप्रोप्रिएशंस या किसी प्रकार की एरर्स हैं या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, ये सारी हमारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रूफ इन कोर्ट। अब कोर्ट में भी हमारे पास में क्या है? ये प्रूफ की तरह काम करता है, क्योंकि अकाउंट्स बुक जो हैं प्रेजेंटेड इन द कोर्ट
हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। कोर्ट जजमेंट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के समय इस्तेमाल करता है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आपको कोई इंसॉल्वेंसी के समय बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं तो उस समय भी आपको अकाउंट्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे प्रूफ में। देन नेक्स्ट, फॉर टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण के लिए भी सहायक है ये। मतलब इससे क्या होगा, हमारा टैक्स असेसमेंट भी कर सकते हैं, लाइक इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, वेट है, एक्साइज है, इसमें भी गवर्नमेंट हमको मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद है नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस, है ना, व्यवसाय की प्रगति की जानकारी भी इससे मिलती है। मतलब हमारी बिजनेस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कि हमारे इनकम के एक्सपेंसेस, इनकम्स कितनी हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, इससे हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन करंट ईयर में कैसी है, प्रीवियस में कैसी थी, है ना, इसका हम पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस भी इससे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी इससे मिल जाएगी। अब बात करें एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या क्या लाभ है। सबसे पहला, हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स, है ना, उनको कर निर्धारण में सहायक मिलेगी, है ना, इससे उनको पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि क्या है, बिजनेसमैन की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। तो इस आधार पर हमको क्या करना है, किस प्रकार के टैक्सेस लगाने हैं, जिससे क्या हो, बिजनेसमैन को भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में भी आसानी रहे। सेकंड है नॉलेज ऑफ नेशनल ग्रोथ, इससे हमको राष्ट्र की प्रगति का ज्ञान होगा कि हमारा कंट्री जो है, हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है, और हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के आधार पर हम आगे और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे कमर्शियल एरियाज़ हैं, वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है डिसीजंस अबाउट फाइनेंशियल हेल्प, और वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अधिकार देती है हमको, है ना, मतलब गवर्नमेंट क्या है, हमको इसमें फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी। गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड, गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करते हैं कि बिजनेसमैन को कितना ग्रांट देना चाहिए या फाइनेंशियल असिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिजनेसमैन की जो बुक्स होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए आसान होती है, जिससे वो डिसीजंस ले सकें। फॉर मेकिंग कमर्शियल लॉ एंड रूल्स, इससे कानून के निर्माण में भी सहायता मिलती है। गवर्नमेंट नए लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस या अमेंडमेंट या संशोधन जो करते हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ रेगुलेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, जब उनको फाइनेंशियल कंडीशंस पूरी पता होगी तो निश्चित से बात है वो उसके आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन कर पाएंगे। हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, ये बजट बनाने में भी सहायक है, इससे हमारा बजट आसानी से बन जाएगा। क्योंकि बजट बनाते समय हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास में कितना पैसा है, हमें कितने पैसे की आवश्यकता है ना, और हमें वो पैसा मार्केट से किस तरीके से या किस सोर्सेस से हमको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट। फिर है कर्मचारियों को लाभ। अब देखिए कर्मचारियों को कैसे लाभ होंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर सैलरी रिलेटेड कंप्लेंट्स, उनकी सबसे पहले सैलरी से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसका समाधान हो जाएगा। उनको अगर फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी को पता होगी तो निश्चित सी बात है हर समय जितना हो सकता है जो फेयर है वो एम्प्लॉयज़ की क्या करेंगे, सैलरी को फेयर कर देंगे, तो उन्हें फेयर वेजेस मिलेगी और उनकी कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। किस तरीके से, जब उन्हें फाइनल अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस, उनके बोनस का निर्धारण भी इसी के आधार पर होगा कि भाई उनको कितना बोनस मिल रहा है ना, और उनको कितना बोनस दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली होगी, और हमारे पास अगर अकाउंट्स है तो हमको प्रॉफिट पता चलेगा। फिर थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग कैपेसिटी,
इससे हमको क्या पता चलेगी, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कैपेसिटी पता चलेगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। वर्किंग कैपेसिटी हमको पता चलेगी वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की, तो हम उनकी उसके अकॉर्डिंगली सैलरी को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उनको प्रॉफिट में भी क्या कर सकते हैं, एज अ पार्ट दे सकते हैं। या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको कंपनी क्या करती है, एज अ पार्टनर भी क्या करती है, उनको रख लेती है। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन होती है। थर्ड है वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग कैपेसिटी की तो बात हमने कर ली। फिर है बेसिस फॉर प्रमोशन। अब ये प्रमोशन का भी आधार होते हैं अकाउंट बुक्स, है ना। इसमें हमको समरी मिलती है एम्प्लॉयज़ की, तो हम सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से कस्टमर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्रेजेंट टाइम में उनको क्या मिल जाएगा, मिनिमम कॉस्ट में, फेयर कॉस्ट में उनको अच्छे प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इससे क्या है, वो अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उनका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें हमको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट एंड लॉस हमको अकाउंटिंग ईयर के एंड में पता चलता है ना, जो कि ट्रू और फेयर है हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रॉपर नहीं भी होती है। बहुत बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है शोइंग ऑफ वैल्यूलेस असेट्स। इसमें बहुत सारी असेट्स ऐसी होती है जो वैल्यूलेस शो की जाती है ना। रिटर्न एंड असेट्स, बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूलेस असेट्स होती हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो प्रारंभिक व्यय होते हैं वो, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, या डिस्काउंट हमने दिया है ना, शेयर्स इशू करने पर, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मूल्यहीन संपत्तियों के लेखे के अंतर्गत आएगी। फिर है लेक ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट। इसमें आपको यूनिवर्सल एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हर एक जगह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट जनरली एक्सेप्टेड। हर जगह पर एक ही तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से हमको यूनिफॉर्मिटी अकाउंट्स में नहीं देखने को मिलेगी कि एक यूनिवर्सल लेवल पर कोई अकाउंटिंग सिस्टम हमको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। प्रिंसिपल्स के यूजेस में भी आपको सिद्धांतों में भी क्या मिलेगा, भेद मिलेगा। हर एक लेवल पर आपको जो फाइनेंशियली हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंगली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। देन है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। संपत्तियों से हम वास्तविक मूल्य पर न दिखाना। जैसे हम संपत्तियों को क्या करते हैं, हर बार उसको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके शो करते हैं, तो इससे उनकी रियल वैल्यू हमें पता नहीं चलती हैं। दिस इज़ बिकॉज मैनी असेट्स आर नॉट मीन टू बी सोल्ड। बहुत सारी असेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम सोल्ड नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हमको रिटर्न ऑफ करना होता है, उनको पूरी तरीके से हटाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याएं भी हमको इसमें अकाउंटिंग में आती हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन। अब वित्तीय लेखांकन में हम क्या क्या बात करते हैं, इसमें हम वित्तीय लेखांकन में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, जिसमें हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। इसकी ब्रांचेस में हम क्या बनते हैं, सीए, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सीए कहलाता है, जो कि फाइनेंस की जानकारी रखता है कि भाई हमारे बुक्स के अकॉर्डिंगली हमको क्या क्या काम करना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब वो टोटल मिलाकर प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देन सेकंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट की या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की
कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, चाहे उसकी मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है या ओवरहेड्स हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको क्या बताता है, हम मैनेज किस तरीके से करेंगे, है ना। हमारा मैनेजमेंट जो कि हम MBA डिग्री के थ्रू हम सीखते हैं, है ना। आजकल आपको पता है MBA IIM इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी है हमारे यहाँ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM, जिसमें हम फ्यूचर में जाके MBA की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा अदर ब्रांचेस हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग है, या ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। तो आज के लिए हमारे टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।